हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेसन 7। 6 नहीं कवर करेंगे, लेसन 7 करेंगे। इसके पीछे रीजन है। देखिए 6th लेसन है ना, जो वो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, जो कोग्निटिव थेरेपीज है काउंसलिंग में जो हम यूज करते हैं, उनके एप्लीकेशंस हैं। और इसके एप्लीकेशंस हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेशनल सेटिंग में आप कोग्निटिव थेरेपीज के एप्लीकेशन बताइए, या फिर आप बताइए क्लिनिकल सेटिंग में कोग्निटिव थेरेपी के एप्लीकेशन, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इन पर्सनल सोशल सिचुएशंस में आप है जो कोग्निटिव थेरेपी के एप्लीकेशन बताइए। सो ये क्वेश्चन है जो आपको है जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। काफी इजी क्वेश्चन, एप्लीकेशंस आप एक बार इनको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम इसको करवाएंगे ही नहीं, है ना। सो पीडीएफ हमने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आप एक बार पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं लेसन 7 पर। अगर आपको याद है लेसन 5th लेसन में हमने क्या पढ़ा था, बिहेवियरल थेरेपी पढ़ा था, ठीक है, बीटी शॉर्ट फॉर्म दे दिया हमने इसको। 5th लेसन में एक और टॉपिक हमने किया था सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी एक और छोटी फॉर्म दे दी, है ना। तो अब बिहेवियरल थेरेपी में आपने क्या पढ़ा था कि आप कैसे बिहेवियर को चेंज करें, प्रिंसिपल्स बिहेवियर चेंज करने के, जिसमें हमने पनिशमेंट, एनफोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटिंक्शंस, ये सभी हमने पढ़ा, है ना। सीबीटी में हमने क्या देखा कि हमारा ब्रेन है ना अनवांटेड तरीके से सोचना शुरू कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल थॉट पैटर्न, अनएक्सेप्टेबल, इरेशनल, हमारा सोचने का नजरिया इलॉजिकल, हम जो जब सोचना शुरू करते हैं तो हमारे इमोशन में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है। ये आप सभी को पता होगा। लेसन 5 में हमने दोनों टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह कवर किए थे। अब जो लेसन 7 है ना, इसका नाम है कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। जब बिहेवियरल थेरेपी को प्लस कर दिया जाता है सीबीटी के साथ, मीन्स दोनों को मर्ज कर दिया गया बिहेवियरल थेरेपी को कोग्निटिव थेरेपी के साथ, तब है जो हमारे पास कौन सी टर्म निकल के आई, कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। इससे क्वेश्चन बन जाता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि इन टेक्निक्स में से आपसे कुछ पूछ लिया जाए, या फिर आपको कंबाइन एक ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि टेक्निक्स ऑफ कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बताइए। तो अब आपको ये 3 चीजें तो बिल्कुल कवर हो गई होगी कि बीटी, सीबीटी और सीबीएम। कहने का मतलब बिहेवियरल थेरेपी क्या है, हमने प्रिंसिपल टेक्निक्स वहां पर पढ़ी। सीबीटी क्या है, इसमें आरईबीटी, सीबीटी दोनों के मॉडल हमने कवर किए। और अब हम कर रहे हैं कोग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। दिस इज अंकुश त्रिप्रान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, जैसा कि हमने अभी समझा कि बिहेवियरल थेरेपी और कोग्निटिव थेरेपी को मर्ज करके बनाई गई है एक ऐसी टेक्निक जिसका जो मोटिव क्या है, हमारी इमोशनल और बिहेवियरल वेलबींग लेके आना, इसके अंदर उन जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है उनको एड्रेस करना, उनको क्योर करना, ठीक है। मेन जो फोकस है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, मॉडिफाई करना मैल एडेप्टिव थॉट पैटर्न को और बिहेवियर को। यहाँ पर थॉट्स भी आ जाते हैं जिसे कॉग्निशन से रिप्रेजेंट करेंगे, बिहेवियर को जिसे बिहेवियर से रिप्रेजेंट करेंगे। बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या कर रहे थे, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको चेंज कर रहे थे, दैट्स इट। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या कर रहे थे, कोग्निशन, जो अनवांटेड इरेशनल कोग्निशंस है, सोचने के तरीके हैं, उनको चेंज कर रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ही एड्रेस कर रहे हैं, कोग्निशन को भी बिहेवियर को भी एक साथ। ये फर्क है दोनों में। होपफुली आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस 4 टेक्निक्स ऑफ कोग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ओके, कौन कौन सी 4 टेक्निक्स हैं? स्ट्रेस इनोकुलेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, सेल्फ मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड इन MPC 001 प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्लॉक 4 फर्स्ट बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी। अगर आपको याद है तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ईयर में आपने MPC 001 में ब्लॉक 4 किया होगा। इसमें पूरा का पूरा ब्लॉक है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी पर। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग को अभी मैं एक बार इसका ओवरव्यू देता हूं, फिर आपको साथ के साथ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। समझ आ जाए तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कहती है, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, तो अभी आप ये भी पूछ सकते हैं दोबारा हमसे कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम होती है जब आप इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट में होते हैं। मान लीजिए आपको मैंने कहा
कि 5 के बाद 11 के बाद 18 के बाद 29, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात ये आपको याद रखनी होगी। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप कौन सी टर्म लेके आएंगे जो इनके बीच में रिलेशनशिप बन जाए। ये कोई एक ऐसा एग्जाम्पल हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम है ना ये है कि आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। ओके, आंसर निकालना है। तो यहाँ पर एक पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास अभी नहीं है, ठीक है। इससे भी एक अच्छा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। जो आप चाहते हैं ना वो आपके पास अभी नहीं है, यही आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी आप एक अच्छी सी नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है। आप सभी चाहते होंगे एक अच्छी सी नौकरी, जॉब, है ना। एक अच्छी सी जॉब आप सभी पाना चाहते हैं, यही आपके प्रॉब्लम बनी हुई है, भाई ये मुझे कैसे मिलेगी, है ना। सो प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि जो चीजें आपके पास नहीं है वो भी यहां पे प्रॉब्लम है, और जो डिस्टेंस है इनके बीच में, जो स्पेस है, इसको हम पूरे को हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम स्पेस। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अब हम ये इसको डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉब्लम को आप कैसे करेंगे कि आपके पास जॉब नहीं है, तो आपने सोचा मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, भाई मैंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन के हिसाब से ना मैं अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो मैं क्लर्क या फिर AAO ऑफिसर लाइन, SO, या फिर हम कर सकते हैं असिस्टेंट, इन सभी के मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। अभी आपने क्या किया, फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या की, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। अभी आपने तैयारी यहां पे शुरू कर दी, फिर आप क्या देंगे, एग्जाम देंगे पूरी मेहनत के साथ। एग्जाम देने के बाद आप क्या करेंगे, आपके स्कोर आ जाएगा, इंटरव्यू होगा और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, मैं समझाना क्या चाहता हूं कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। आपने सोचा कि हाँ इस टाइम मेरी लाइफ में जॉब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे पता चली। उसके बाद आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या किया, उसके सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। अल्टरनेटिव्स हम कहेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाले, इनमें से मैं कौन सी जॉब चूज करूं बताओ। तब आपने एक एक करके सभी को सोचा, समझा, इनके ऊपर रिसर्च किया। हाँ मेरे लिए ना SO की जॉब ठीक है, सीनियर ऑफिसर ठीक हूं मैं, है ना। आपने सोचा, अभी आपने इसको चूज किया, फिर आपने अपनी आगे की प्रोसेस शुरू कर दी। मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए समझते हैं, थियरी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कैसी एक टेक्निक है जहां पर हम सिस्टमैटिक अप्रोच का यूज करते हैं किसी भी एक एनालाइज करने के लिए, सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, ठीक है। यहां पर जो स्टेप्स हैं वो क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने भी अल्टरनेटिव्स पॉसिबल सॉल्यूशन है आप उनको जनरेट करेंगे, इवेल्युएट दो सॉल्यूशन, उनका मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। अरे भाई इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, उनमें से जो बेस्ट होगा उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे और फिर से इवेल्युएशन होगा, ठीक है। सो ये एप्लीकेशंस है, यहां पर आप समझिएगा इनको, ठीक है। अब साइकोलॉजी की बात है, ये मैंने आपकी लाइफ से रिलेट करके समझाया। प्रॉब्लम मान लीजिए यहाँ पे रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रमोटिंग अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, ऑल दीज आर द साइकोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है। सो आप इससे रिलेट करना अपनी लाइफ से कि आप यहां भी प्रॉब्लम को ऐसे ही सोल्व कर पाएंगे। अब कुछ फेज मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एनालाइज, फिर गोल सेटिंग, फिर जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड देन डिसीजन मेकिंग, और फाइनल है हमारा इंप्लीमेंट और वेरिफिकेशंस। अब आप इनको जब एक बार पढ़ेंगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस ओनली, ओके। अब हम बात करते हैं, एक टेक्निक हमने डिस्कस कर ली, अब हम बात करेंगे स्ट्रेस इनोकुलेशन की। भाई हम यहां थे, स्ट्रेस इनोकुलेशन, ठीक है। स्ट्रेस इनोकुलेशन जिसका हमने यहां पे नंबर पहले पे रखी है, लेकिन हमने यहां पे जो नीचे पैराग्राफ है वो सेकंड पैराग्राफ है उसका। स्ट्रेस इनोकुलेशन को आप समझिए, यहां पर हम समझे कोविड से, ठीक है। आप सभी को पता होगा कोविड-19, ठीक है। क्या आपको उस वैक्सीन का नाम पता है जो आपको लगी थी वैक्सीन? आई थिंक कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, है ना, ऐसा कुछ नाम था उस वैक्सीन का। तो आप मुझे ये बताइए, वहां पर ना वैक्सीन लगने वालों की दो ही कैटेगरी थी, या तो जिसको कोरोना है, कोविड-19 से जो सफर कर रहा है, या फिर जिसको कोविड-19 नहीं है। उन दोनों को भाई एग्जिस्ट ही ये कर रहे थे।
है ना। तो आप सभी को पता होगा जिसको कोविड-19 पॉजिटिव आया हुआ है तो उसको लगना तो लाजमी है ना, कि हाँ भाई उसको तो लगेगी लगेगी ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन जिसको है ही नहीं उसको क्यों हमने दी? आपने कभी सोचा उसको क्यों प्रोवाइड किए, क्यों उसको वैक्सीनेट किया गया? तो इसके पीछे रीजन है, वो आप अभी रिलेट करना स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक के साथ। ओके भाई देखिए, कोविड-19 का जो पेशेंट है जिसको कोविड है उसको हमें वैक्सीन देने का एक मोटिव है कि वो क्योर हो, है ना, वो अपने हेल्थ में जल्दी से जल्दी सुधार लेके आए, यही रीजन है। ठीक है ना। कोविड-19 जिसको नहीं है उसको देने का एक मोटिव है कि उसको कोविड ना हो। मान लीजिए कोविड आता है उसके पास, कुछ ना कहीं से बैक्टीरिया उसके पास आता है, तो वो इस काबिल हो कि वो उनसे फाइट कर सके, सिंपल, है ना। ऐसा ही करते हैं ना, वैक्सीनेशन का मीनिंग यही है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको पोलियो का। अब बचपन में सभी को पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं, है ना। क्यों लगते हैं? ताकि जो ऑस्टोमेलेशिया डिसीज हैं या फिर एक और होती है जिनमें, है ना, हम बच्चों की बोन्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो उनसे बचने के लिए पोलियो का इंजेक्शन सभी को लगाया जाता है जो बच्चे होते हैं, ताकि इन फ्यूचर उनको क्या हो, पोलियो की शिकायत ना हो। ठीक है, तो वो इसीलिए लगाया जाता है कि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम जब आए तो वो उसको फेस कर सके, उनसे लड़ सके, इन ऑर्डर टू मेक देयर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इन बायोलॉजी लैंग्वेज। ओके, अब बात करते हैं हम यहां पर स्ट्रेस इनोकुलेशन की। स्ट्रेस इनोकुलेशन साइकोलॉजिकल टर्म है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग अवर क्लाइंट सम टेक्निक, सम टूल, सम स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू मेक देयर साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया आपको? स्ट्रेस इनोकुलेशन, अपकमिंग स्ट्रेस, अपकमिंग चैलेंजेस को से वो अनअफेक्टेड रहे, उनसे लड़ सके, इसलिए हम कुछ स्ट्रेटजी, कुछ वहां पर जो उन पर टूल या कुछ स्किल्स उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उन चीजों से बच सके। दिस इज द स्ट्रेस इनोकुलेशन। ठीक है, तो अब आप ये पढ़िएगा। 3 फेज मैं बताता हूं आपको क्या है इसमें। 3 फेज है। एजुकेशनल फेज, यहां पर एजुकेशनल फेज क्या है? पहला ही कि हमें अपने क्लाइंट को सिखाना होगा कि नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या है, कैसा होता है। क्लाइंट एजुकेटेड अबाउट द नेचर ऑफ स्ट्रेस, हाउ सर्टन वे ऑफ थिंकिंग लीड टू स्ट्रेस एंड मेंटल डिस्टर्बेशन, कैसे कुछ सोचने का तरीका हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, क्या है, कैसे, समझ रहे हैं। तो एजुकेशन फेज में हम क्या करेंगे, टोटली जितनी भी एजुकेशन पर्टिकुलर स्ट्रेसेस से रिलेटेड, चैलेंजेस से रिलेटेड होगी, हम उसे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज द स्किल एक्विजिशन। स्किल एक्विजिशन में क्या होगा, हम नंबर ऑफ स्किल्स की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। भई हमें ये तो पता चल गया जब स्ट्रेस आपकी लाइफ में आएगा तो आप इस तरह उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन आप उसे कोप अप या उसके साथ फाइट कैसे करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे। तो इसके लिए हम उसको ना कुछ टेक्निक सिखानी होगी जिनको हम स्किल एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल्फ रेगुलेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव अप्रेजल, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन स्किल्स एंड लॉट ऑफ, अंडरस्टैंड। सो दीज आर द स्किल्स जो कि हम अपने क्लाइंट को समझाएंगे या सिखाएंगे, हम ये कह सकते हैं। ये होती है स्ट्रेस इनोकुलेशन में आता है। थर्ड फेज इज द फाइनल फेज, जिसमें हमारा क्लाइंट प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में उनको अप्लाई करके देखेगा, प्रैक्टिस करेगा विजुअलाइजेशंस की हेल्प से या फिर रोल प्लेइंग की हेल्प से, उनको प्रैक्टिकल लाइफ की तरह जो अप्लाई करके देखेगा कि भी हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपकमिंग स्ट्रेसेस से, अपकमिंग जो चैलेंजेस है लाइफ में आने वाले, उन टास्क को क्या मैं फेस कर सकता हूँ। और आखिर में क्या होगा, आखिर में एक सेशन होगा जिसे फॉलो अप सेशन कहते हैं, जहां पर है जो फीडबैक लिया जाएगा हमारे क्लाइंट से कि कैसा रहा, बताइए आप भी बताइएगा, फीडबैक काफी जरूरी है ना। तो स्ट्रेस इनोकुलेशन हो गया, बच जाता है हमारे पास सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एंड अ सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक। तो पहले सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि आप खुद को मैनेजर करेंगे। इन द सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक यू आर द ओनर, और हम कह सकते हैं यू आर द मैनेजर। ओनर नहीं कहेंगे, मैनेजर कहेंगे। यू आर द मैनेजर ऑफ योर ओन लाइफ, योर ओन लाइफ चैलेंजेस, लाइफ टास्क, या फिर हम कहें कि जो भी प्रॉब्लम आपकी आने वाली है आप उनमें खुद ही मैनेजर होंगे। आपका एक्टिव रोल होगा, आपको ही उन प्रॉब्लमों से सामना करना होगा। सो सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक ऐसी ही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू एडिक्टेड स्मोकिंग, है ना, तो कई बार आपको लगता होगा नाउ आई वॉन्ट टू क्विट दिस एडिक्शन,
स्मोकिंग, या फिर आप मोबाइल फोन के भी एडिक्टेड हो सकते हैं, तो काफी कुछ होती है। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन मस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। सो सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक में जो इंडिविजुअल है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। ओके, अब यहां पर ना वो क्या करेगा, स्पेसिफिक गोल्स फॉर्म करेगा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा, कुछ स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करेगा और जो इन्फोर्स करेगा जो वो बिहेवियर चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं लोगों से बात करूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पब्लिक प्लेसेस में जाएगा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने आस पड़ोस में जाएगा और बातें करना शुरू करेगा ताकि मैं अपने बिहेवियर में चेंज लेके आ सकूं, है ना। सो अब जो बात हम कर रहे थे एक एडिक्शन वाली, स्मोकिंग की, स्मोकिंग में क्या करेंगे, हम एड्स देखना बंद कर देंगे, मूवीज देखना बंद कर देंगे, जो क्या करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों से दूर हो जाएंगे। तो ये क्या है, खुद को मैनेज कर रहे हैं हम, है ना। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमारा गोल है एक कि हम क्विट कर दें स्मोकिंग की एडिक्शन को, फिर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे कि अब मैंने बताया टेलीविजन नहीं देखेंगे, आप मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, या फिर जहाँ पर पोस्टर्स लगे होते हैं किसी स्मोकिंग के पाउच का या सिगरेट के पाउच का, तो हम कहेंगे पैकेट का, सॉरी पाउच नहीं कहेंगे, यहाँ पे पैकेट कहेंगे। ओके, तो ये सभी क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स है। तो यहां पर भी 3 जो कैटेगरीज हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी, बिहेवियरल स्ट्रेटेजी, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आ सकते हैं। अब आप कहेंगे एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी कैसे भाई हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आएगी, वो भी सेल्फ मैनेजमेंट में। इफ यू वांट टू क्विट योर स्मोकिंग एडिक्शन, देन सिंपली आप क्या करेंगे, उन लोगों के पास नहीं जाएंगे जो आपके एनवायरमेंट में स्मोकिंग करते हैं, ये भी एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी है ना। या फिर उस एनवायरमेंट में नहीं जाएंगे जहां पर आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहां पर ना स्मोकिंग करते ही मिलेंगे मुझे, तो मैं यहां पर नहीं जाता। या फिर आप उस बस में ना ट्रैवल करें जहां पर आपको देखा अच्छा ये तो स्मोकिंग कर रहा है, अगर मैं यहां चला गया तो उसकी स्मेल से मेरा भी मन करेगा। तो ये सभी क्या एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी है। बिहेवियरल स्ट्रेटेजी क्या कहेगी कि मान लीजिए आपको एकदम तलब लगी, भाई हाँ अभी मुझे इतना एक कश लगाना पड़ेगा, देन यू विल स्टार्ट रनिंग अलोंग द साइड, रोड साइड, सॉरी। ओके, सो आप क्या करेंगे, भागना शुरू कर दे रहे हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, हेडफोन लगाया, म्यूजिक सुनना शुरू कर देते हैं, अपने ब्रेन को, अपने बिहेवियर को अल्टरनेटिव्स की ओर लेके जा रहे हैं। दिस इज द बिहेवियरल स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प यू इन क्विट योर एडिक्शन, अंडरस्टैंड। सो कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी क्या कहती है, आप कॉग्निटिव अप्रेजल कर रहे हैं अपने आप को। आज आपने कंट्रोल करके दिखा दिया, यस आई कैन डू इट, या मैं कर सकता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हम रोक लेंगे अपने आप को। दिस इज द कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। सो ये सभी मैंने लिखी हुई है यहां पर, आप पढ़िएगा इनको, ठीक है। तो आप कॉग्निटिव में देखिए 2 पॉइंट्स और हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं अगर मैंने 1 साल स्मोकिंग नहीं की तो मेरा हेल्थ कैसा होगा यार। मैं किसी भी पुलिस वाली वो होती है ना जो एंट्री होती है, वहां फिजिकल होता है, तो वहां पर मैं भाग सकता हूं। तो ये सभी आप सोच सकते हैं। तो आपको समझ आ गया सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक। अब बच गई हमारे पास सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, जो सबसे पहले लिखी हुई थी और सबसे आखिर में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या कहती है, भाई हम यहां पर अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो एक बार इंस्ट्रक्शंस लेना सीख ले, फिर वो क्या करेगा, खुद को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा और अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएगा। इन सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग क्लाइंट आर टॉट टू कीप ट्रैक ऑफ सेल्फ स्टेटमेंट दैट आर डिस्ट्रक्टिव। यहां पर सबसे पहला क्या होगा कि जो क्लाइंट होगा, जो पेशेंट होगा, है ना। अब ये ना हम कार्ल रोगर वाले वीडियो में करेंगे कि हम क्लाइंट क्यों, ज्यादा क्लाइंट पर क्यों फोकस करते हैं, हम क्यों पेशेंट नहीं बोलते सामने वाले को, ठीक है, उस वीडियो में करेंगे। सो जो क्लाइंट रहता है ना, क्लाइंट को हम क्या होता है, उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना है, सिंपल सी बात है। सो कहीं ना कहीं उसकी जो हम कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन लगा रहे, तो कहीं ना कहीं उसको कॉग्निशन अफेक्ट कर रहा है, उसके बिहेवियर को। कहीं ना कहीं इरेशनल थॉट पैटर्न है जो उसके बिहेवियर को, इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। सो हमें सबसे पहले उसे सिखाना होगा हाउ टू आइडेंटिफाई दीज नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न जो उसके ब्रेन में बार बार आए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। सो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग में हम सबसे पहले यही करेंगे कि हमारे क्लाइंट को नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, नेगेटिव थिंकिंग को, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। तब उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे वो उन नेगेटिव को पॉजिटिव थॉट्स के साथ क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहां पर सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज किया गया है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी, जहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है ना, निकाल देते हैं। तो आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है।
और जैसे ही आप ऐसा करना सीख जाता है हमारा क्लाइंट, तब हम उसे सिखाएंगे कि अब आपको ना पॉजिटिव रिप्लेस कर देंगे। फिर वो पूछेगा यार ये पॉजिटिव क्या है ना। ऐसा तो आपने भी अभी सोचना चाहिए था कि मैंने बोल तो दिया, नेगेटिव का तो आपको पता है कि यार मुझसे कुछ नहीं होगा, या मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, या मैंने आज ना क्लास में अच्छा सेशन नहीं प्रोवाइड किया, तो अब मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो टीचिंग कर ही नहीं सकता। ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया। मैंने कहा कि आप ना पॉजिटिव के साथ उसको रिप्लेस कर दीजिए, मतलब नेगेटिव की जगह पॉजिटिव को ले आइए। तो आप पूछेंगे पॉजिटिव क्या है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, एक सेशन आपका गलत गया है, एक इंटरव्यू आप पास नहीं कर पाए, तो हो सकता है ये मुश्किल है, तो तुम तैयारी करो, डेफिनेटली तुम कर सकते हो। तो दिस इज द पॉजिटिव वन, अंडरस्टैंड। सो आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई, उनको बताएंगे कि ये हेल्दी टॉक है खुद के साथ बात करने का। नेगेटिव्स को आप रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो तब वहां पर क्या होगा? उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। यहां पर यही हमने लिखा है, नेगेटिव को यहां पर आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस उसके अंदर लेके आना, फिर उसको जो यहां पर क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करना, हाउ, कि कैसे ये नेगेटिव वर्बलाइजेशन ना उसको एंजाइटी, फियर, इमोशन, स्ट्रेस, इन सभी की ओर है जो लेके जा रही है। फिर उसके बाद वो रिप्लेस कर देगा। तो काफी सिंपल था सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को इंस्ट्रक्शन देना हम सीख रहे हैं, ऐसे हम किसी के बिहेवियर में चेंज लेके आ रहे हैं। सो ऑल दीज आर द 4 टेक्निक्स ऑफ द कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन विच वी हैव डिस्कस्ड, अंडरस्टैंड। सो कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन लेसन 7 MPC E023 कंप्लीटेड। अब ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। टेक्निक्स, एग्जांपल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। सो अगर आप फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। नोट्स के लिए आपको ₹9 पर PDF पे करना होगा। आपको नोट्स के लिए हमसे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर, ईमेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।